प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में हमने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंतर्गत क्रय योग्य आय की गणना कैसे करते हैं इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नियमों पर चर्चा करी थी। उसी क्रम में आज अपने देखेंगे कि जो है मकान संपत्ति से आय शीर्षक के अंतर्गत क्रय योग्य आय कैसे की गणना कैसे करते हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है, उस पर अपनी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शीर्षक में उस मकान की आय जो है क्रय योग्य होती है, उस मकान का किराए से प्राप्त आय जो क्रय योग्य होती है, जो जिसका कि करदाता स्वामी हो, करदाता उस मकान का मालिक होना चाहिए। और ऐसे मकान के साथ अगर कोई भूमि लगी हुई है और उस भूमि का भी अगर किराया उसमें आता है तो भी वो यहीं इसी शीर्षक में क्रय योग्य होगी। और एक शर्त यह है कि भी उस मकान का उपयोग करदाता अपने व्यापार पेशे के लिए नहीं करता हो। क्रय योग्य आय की गणना करने के लिए जो व्यवस्था है नियम में वो है, पहले अपने सकल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं, फिर उसमें से नगर पालिका के जो कर मकान मालिक द्वारा चुकाए जाते हैं वो घटा देते हैं, तो हमारे पास जो है वार्षिक मूल्य आ जाता है और वार्षिक मूल्य पर कर लगता है। ऐसा है किराए पे उठाए गए मकान के संबंध में। किराए पे उठाए गए मकान के संबंध में अलग प्रक्रिया है, जिसे किराए पे नहीं उठाया गया उसके संबंध में अलग प्रक्रिया है। तो अभी हम बात कर रहे हैं जो मकान किराए पे उठाया है उसके जो है वार्षिक मूल्य का निर्धारण कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उसके सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण करेंगे और सकल वार्षिक मूल्य में से जो मकान मालिक के द्वारा नगर पालिका के कर चुका दिए गए हैं उसको जो घटा देंगे, उसके बाद हमारे पास वार्षिक मूल्य आ जाएगा, उस पर जो इसमें कर लगेगा। अब बात करते हैं सकल वार्षिक मूल्य का कैसे निर्धारण करेंगे। तो इसमें 3 स्टेप हैं। ये हम बात कर रहे हैं किराए पे उठाए गए मकान के बारे में। सबसे पहले इसमें ए है नगर पालिका मूल्यांकन, यानी नगर पालिका के द्वारा उस मकान का जो है 1 साल का किराया का कितना मूल्यांकन किया गया वो राशि लेंगे। दूसरी लेंगे फेयर रेंट, मतलब उस मकान का उचित किराया कितना है, जो वहाँ पे प्रचलित है उचित किराया कितना है। और सी है स्टैंडर्ड रेंट, यानी सरकार ने वहाँ पे कोई मानक किराया अगर जो है घोषित किया है वहाँ के लिए तो वो कितना है। तीनों जो अपने पास जो राशियाँ आ जाएंगी उन्हें हम तुलना करेंगे पहली और दूसरी राशि में, यानी नगरपालिका मूल्य और उचित किराए में। इनमें से जो राशि अधिक हो उसको अपने मकान का सकल वार्षिक मूल्य मानेंगे, लेकिन वह राशि मानक किराए से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी मानक किराए द्वारा यहाँ सीलिंग कर दी गई है, अगर वो राशि मानक किराए से अधिक है तो फिर मानक किराए को ही जो है सकल वार्षिक मूल्य माना जाएगा। और अगर यहाँ पे अपने को सूचना नहीं दी है कि भी प्राप्त किराया कितना है, तो अगर प्राप्त किराए के संबंध में या प्राप्य किराए के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई है तो यहीं पे हमारा सकल वार्षिक मूल्य का निर्धारण हो जाएगा। स्टेप 1 में ही बात खत्म हो जाएगी यहीं पे। लेकिन अपने को ये सूचना देता है कि भाई इतना किराया प्राप्त हुआ या प्राप्य था या वसूल नहीं हुआ, तो फिर आगे अपने स्टेप 2 पे चलना पड़ेगा। तो स्टेप 2 में क्या कहता है, प्राप्त अथवा प्राप्य किराया जिसमें से न वसूल हुआ किराया घटा दिया गया, अनरिलाइज्ड रेंट जो है घटा दिया गया। इसका मतलब ये है कि स्टेप 2 में अपने वो जो राशि लेंगे प्राप्त अथवा प्राप्य किराया, यानी मकान का वास्तव में जो किराए पे चढ़ाया गया है उसका प्राप्त या प्राप्य। प्राप्य मतलब जो प्राप्त नहीं हुआ लेकिन लेना है, बकाया है, उधार है, जो भी है वो सब प्राप्य माना जाएगा। मान लीजिए 10,000 रुपये महीना किराया है तो साल का 1,20,000 रुपये उसका प्राप्य किराया हो जाएगा। तो प्राप्त या प्राप्य किराए में से अगर कोई नया वसूल हुआ किराया है, जो वसूल नहीं हुआ है वो अपने उसमें से घटा देंगे, तो हमारे पास नेट प्राप्त किराया आ जाएगा। तो वो हमारा स्टेप 2 हो गया। अब स्टेप 1 और स्टेप 2 की अपने तुलना करेंगे। इसमें से जो भी राशि ज़्यादा हो उसे सकल वार्षिक मूल्य मानेंगे। ठीक है, पहले स्टेप 1 की राशि की गणना कर लेंगे, नगर पालिका का मूल्यांकन है और उचित किराया और उसमें से जो ज़्यादा है उसको लेकर चलेंगे। लेकिन अगर मानक किराया दे रखा है और मानक किराया जो है इनसे कम है तो फिर मानक किराया स्टेप 1 की राशि आ जाएगी। अब स्टेप 2 में क्या होगा, प्राप्त अथवा प्राप्य किराया जो भी है उसमें से नया वसूल हुआ किराया घटा देंगे, तो ये दूसरी स्टेप 2 की राशि आ जाएगी। अब स्टेप 1 और स्टेप 2 में तुलना करेंगे, जो राशि ज़्यादा होगी उसे जो है सकल वार्षिक मूल्य माना जाएगा। अब ठीक है, ये तो उस स्थिति में है कि मकान जो है वर्ष भर जो है किराए पर लगाया गया था, वर्ष भर के किराए पे था, कभी वो साल भर में कभी खाली नहीं रहा, तो स्टेप 2 पे बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो गत वर्ष में किराए पे उठाया, वो पूरे वर्ष या कुछ अवधि के लिए खाली रहा है, तो फिर अपने को स्टेप 3 पर जाना पड़ेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर मकान का प्राप्त अथवा प्राप्य किराया जिसमें से नया वसूल हुआ वो किराया
घटा दिया गया। मकान मतलब वर्ष में कुछ अवधि के लिए खाली रहा है तो उसका प्राप्य या प्राप्य किराया जो भी है उसमें से नया वसूल हुआ किराया घटा दो, तो जो राशि आ जाएगी वो स्टेप 1 में ज्ञात राशि से कम आती है तो उस कम राशि को ही मकान का जो है सकल वार्षिक मूल्य उस साल के लिए मान लिया जाएगा। तो ये 3 स्टेप हैं, 3 स्टेपों के माध्यम से अपने जो है मकान का सकल वार्षिक मूल्य की अपने गणना करेंगे। बड़े ध्यान से, बड़े ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन आपको ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। स्टेप 1 में क्या है, स्टेप 1 और स्टेप 2 में क्या है। स्टेप 1 में तो सीधा ये है कि हमें क्वेश्चन में प्राप्त किराया या प्राप्य किराए के बारे में कोई सूचना नहीं दे रखी, तो स्टेप 1 पे ही काम खत्म हो जाएगा, वहीं सकल वार्षिक मूल्य की गणना हो जाएगी। अगर हमें प्राप्त और प्राप्य किराए की सूचना दे रखी है लेकिन मकान जो है वर्ष भर किराए पर लगा रहा है, कभी वो खाली नहीं रहा, तो स्टेप 2 पे बात खत्म हो जाएगी। स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो गणना करी है उनमें से जो मैक्सिमम राशि है उस पर जो अपने टैक्सेबल कर देंगे, इसके सकल वार्षिक मूल्य मान लेंगे। और अगर मकान वर्ष में खाली रहा है किसी अवधि के लिए, पूरी अवधि के लिए, तो हमें स्टेप 3 का उपयोग करना है। तो फिर उसमें जो है खाली रहने की अवधि का किराया घटा करके जो आ जाएगी नेट राशि, उसकी स्टेप 1 से तुलना करेंगे। अगर वो स्टेप 1 की राशि से कम है तो उसी को मकान का सकल वार्षिक मूल्य माना जाएगा। अब आगे बात आती है कि ये तो हो गया किराए पे उठाए गए मकान की तरह के लिए। अब स्वयं के रहने के 2 मकानों का वार्षिक मूल्य का निर्धारण अपने कैसे करेंगे वो इसमें देखेंगे अपने। तो इसमें कैसे अपने चलेंगे कि एक करदाता के लिए स्वयं के रहने के 2 मकानों का वार्षिक मूल्य जो है हमेशा शून्य होता है, बशर्ते वो इसको कभी किराए पे नहीं देता। तो करदाता के अगर स्वयं के रहने के 2 मकानों का वो जो है वार्षिक मूल्य शून्य मान सकता है। उसके पास कई सारे मकान हैं तो उनमें से किन्हीं भी 2 मकानों, अगर वो अब स्वयं के रहने के लिए यूज़ करता है उनका, तो इनमें से किन्हीं भी 2 मकानों का जो है वार्षिक मूल्य वो शून्य मान सकता है। ये उसको चुनने का अधिकार है, ठीक है भाई। उसके पास मान लीजिए वो 5 मकान उसने स्वयं के रहने के लिए रख रखे हैं, तो अपने को तो केवल 2 मकानों का मूल्यांकन जो स्वयं के रहने के मकान की तरह करना है, और शेष का जो मूल्यांकन है वैसे करना है जैसे कि उनको किराए पे चढ़ाया गया हो। अच्छा, अगर करदाता अपने कोई व्यापार के कारण, नौकरी के कारण या धंधे के कारण मकान को बंद रखता है, स्वयं के रहने मकान को, यानी उसमें वास्तव में रहता नहीं है, तो भी उसका वार्षिक मूल्य जो अपने शून्य मानेंगे। अब क्या है, वार्षिक मूल्य में से कटौती क्या देंगे। ये किराए पे उठाए गए मकान के संबंध में कौन सी कटौती नहीं है, हम बात करेंगे। इसमें से वार्षिक मूल्य का जो 30% मानक कटौती दी जाएगी, यानी 30% जो हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ पे दी जाएगी। और दूसरा है मकान को बनवाने, खरीदने, मरम्मत करवाने, नवीनीकरण करने, पुनर्निर्माण हेतु लिए गए ऋण पर गत वर्ष में देय ब्याज पर जो है देय राशि पर कटौती जाएगी। चुकाने से मतलब नहीं है, देय से कटौती दी जाएगी। ये 2 कटौतियाँ घटा देंगे अपने वार्षिक मूल्य में से। अब ये तो बात थी किराए पे उठाए गए मकान के संबंध में कटौतियों की। स्वयं के रहने के मकान के संबंध में जो है जो मानक कटौती नहीं दी जाती, लेकिन इसमें से जो आपको जो ऋण लिया है आपने मकान को बनाने के लिए, मरम्मत करने के लिए, खरीदने के लिए ऋण लिया है, नवीनीकरण के लिए ऋण लिया है, तो उसके लिए कटौती जाती है। ये कटौती जो है 31 मार्च 99 तक लिया गया अगर ऋण है उसके पर ब्याज देना है तो 30,000 रुपये, और 31 मार्च 99 के बाद अगर ऋण लिया है तो उस पर जो है इस वर्ष जो है 2 लाख रुपए प्रति वर्ष जो है जो कटौती जाती है देय राशि पर, यानी ब्याज की देय राशि पर यह कटौती दी जाती है। अगर ब्याज की राशि भारत के बाहर चुकाई गई है तो उसमें से जो है उद्गम स्थान पर करके कटौती करके आयकर विभाग में जमा कराना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं करता तो ऐसे जो है ऋण पर जो ब्याज है उस पर जो कटौती नहीं दी जाती। आगे कुछ वो व्यवस्थाएं जो अपने पहले देख सकें यहाँ दोहरा रहे हैं। पहले है कि भाई जो स्वयं के रहने के मकानों के लिए छूट जो केवल 2 मकानों पर मिलती है, ये मैंने आपको पहले बता दिया, 2 मकानों पर छूट मिलती है। अगर वो 2 से ज़्यादा मकानों में स्वयं के रहने के लिए खाली रखता है या रखता है स्वयं के रहने के लिए, तो उनमें से केवल 2 मकानों के लिए छूट मिलेगी, बाकी को ऐसे उनका जो मूल्यांकन किया जाएगा जैसे कि वो किराए पर चढ़ाए गए हों। उन 2 मकानों को चुनने का अधिकार करदाता को है, वो चाहे मर्जी 2 मकान वो चुन सकता है। यानी ज़्यादा वार्षिक मूल्य वाले चुनना उसके लिए लाभदायक होगा, तो वो ज़्यादा वार्षिक मूल्य वाले मकान जो है स्वयं के रहने के लिए मूल्यांकन करवा सकता है, और शेष जो मकान है वो उनका मूल्यांकन किराए पर चढ़ाए गए मकान की तरह करवा सकता है। अगर कोई किराया जो वसूल ना हुआ हो, जिसकी अपने को छूट मिल गई हो किसी गत वर्ष में, और वो इस वर्ष अगर वो मिल जाता है किराया, तो वो जो जब मिल जाता है तो वो इसी शीर्षक में अपने पास जो है कर योग्य होगा, तो उसमें से 30% जो है मानक कटौती दे दी जाएगी। उप किराएदार से जो किराया है वो इस शीर्षक में कर योग्य नहीं है, वो अन्य साधनों से आए शीर्षक में कर योग्य है, ठीक है।
और स्वयं जो है सकल वार्षिक मूल्य से नगरपालिका को गत वर्ष में चुकाए गए कर अगर ज़्यादा हो जाए, सकल वार्षिक मूल्य में से नगरपालिका को चुकाए गए कर अगर गत वर्ष में ज़्यादा हो जाए तो मकान संपत्ति आय शीर्षक की जो है आय ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है, तो ये था प्रक्रिया जिसके अंतर्गत अपने किसी मकान का सकल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं और फिर उसके वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं, कौन कौन सी कटौतियाँ इसमें दी जाती हैं, कैसे उसका निवारण करते हैं। तो ये हमने चर्चा करी। इसी प्रक्रिया से अपने जो है न्यूमेरिकल प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में फिर जो है एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।